नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है उषा वाधवा जी के द्वारा लिखी कहानी अपराध और दंड। ऋषि की तरफ मेरे आकर्षण के बारे में सुनकर मेरी रूममेट श्रद्धा हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था हॉस्टल की अन्य लड़कियां सस्ती सवरती लड़कों में रुचि लेती, जबकि मैं अपनी किताबों में ही मस्त रहती। जो सामने आया पहन लिया, बाल बनाए और हो गई तैयार। जिंदगी को अपने बूते जीने का निर्णय था मेरा, और उसके लिए अपने पैरों पर खड़ा होना आवश्यक था। एमए में पहुंचकर अब मंजिल बहुत ही करीब थी। श्रद्धा मुझसे 4 महीने छोटी थी, परंतु 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण वो अधिक परिपक्व और दुनियादारी में निपुण थी। प्रायः ही मेरे अव्यावहारिक बुद्धि का मजाक बनाती। घर में मेरा मन नहीं लगता था। मम्मी पापा दोनों की लाडली थी मैं। पापा लंबे, गोरे और एक बड़ी कंपनी के आला अफसर थे। कलाकार देवता की मूर्ति गढ़ते समय कैसे उसके नैनक्श त्रुटिहीन बनाने का प्रयत्न करते हैं, वैसे ही थे मेरे पापा। पढ़ाई पूरी करके 2 वर्ष जापान नौकरी करके आए थे। हालांकि वहाँ बिताए दिनों की बात पापा कभी भी नहीं करते थे। उल्टे कोई और भी अगर जापान का जिक्र छेड़ देता तो पापा विषय बदल देते थे। जबकि अक्सर तो यही देखा गया है कि लोग थोड़ा समय भी कहीं विदेश रहकर आते हैं तो वहाँ की बातें करते नहीं अघाते। माँ की ओर पापा का रवैया हमेशा उदासीन ही रहा। शायद यही कारण था कि वो हरदम खामोश रहती थी। उनके चेहरे पर हरदम उदासी और एक अनजानी सी पीड़ा का लेप चढ़ा रहता। पापा उन पर अत्याचार करते हों, ऐसा कतई नहीं था। ऊंचे स्वर में भी कभी नहीं बोले होंगे वे माँ से, बल्कि यूं सम्मान के साथ बात करते थे मानो किसी गैर स्त्री के साथ बात कर रहे हों। पापा जो कहते माँ चुपचाप सुन लेती। बात ना माननी हो तब भी मान लेती। ना कभी तकरार करती थी और ना ही पलटकर जवाब देती थी। घर की 4 दीवारी के बाहर कम ही निकल पाती थी। पापा के पास तो दफ्तर था, मित्र थे, पर माँ के पास क्या था समय काटने को। बेटी होकर भी मैं क्यों नहीं समझ पाई उनका अकेलापन। पापा उन्हें अपने साथ कहीं कम ही ले जाते थे। बस पारिवारिक विवाहों या अन्य अवसरों पर जहां हम सब आमंत्रित होते थे तभी वह बाहर जाती थी। तैयार होकर वो कितनी सुंदर लगती थी। ग्रेजुएट तो थी ही, अपना अकेलापन काटने के लिए खाली समय में कुछ पढ़ती रहती थी, जिससे उन्हें दुनिया जहान की खबर रहती। उनकी आंखों में एक तेज था जो बरबस आकर्षित करता था। माँ कहानियों वाली उस राजकुमारी की याद दिलाती थी जो एक अदृश्य पिंजरे में कैद रहने को शापग्रस्त हो। विडंबना यह है कि जुल्म और सितम का विरोध तो कोई भी कर ले, पर महज उदासीनता का विरोध भला कैसे करे। डांट फटकार कर बेवाजिब कही गई बात का तो प्रतिकार है, पर महज चुप्पी का क्या उत्तर दे। शायद रिश्तों का यही ठंडापन था जो सब कुछ होते हुए भी मेरा मन वहां नहीं लगता था और मैं उस माहौल से बाहर निकलना चाहती थी। यूँ कहिए कि अच्छा हुआ हमारे शहर में ढंग का कोई कॉलेज नहीं था, इसलिए स्कूल खत्म होने पर मैंने पास के ही शहर में एक कॉलेज में दाखिला ले लिया और हॉस्टल में आ गई। सौभाग्य से मुझे श्रद्धा जैसी रूममेट मिल गई। मैं घर के सुरक्षित माहौल से निकली तो पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गई। अपना जीवन अपनी तरह से जीने को प्रबल आकांक्षा व पैरों पर खड़े होने की जरूरत के बावजूद मुझे आत्मविश्वास की कमी थी और मैं अपने निर्णय स्वयं नहीं ले पाती थी। ऋषि से मेरी मुलाकात कॉलेज के वार्षिक उत्सव में हुई थी। कार्यक्रम में मेरा कोई योगदान नहीं था और मैं एक किनारे बैठी प्रोग्राम शुरू होने का इंतजार कर रही थी कि हमारी कॉलेज यूनियन के प्रेसिडेंट रवि व्यास ने आकर कहा, यह मेरा कजिन है, शहर में आया है तो मैं इसे अपने साथ ही यहाँ लेता आया हूँ। मैं आज इतना व्यस्त हूँ और ये बोर हो रहा है, सो इसे तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ। जब तक मैं कुछ कहती व्यास जी जा चुके थे। मैंने उस अजनबी युवक की ओर देखा, आपसी परिचय हुआ। इंजीनियरिंग पूरी कर ऋषि यहाँ पहली नौकरी पर आया था। साधारण सा रंग रूप, मझला कद, उसके चेहरे पर एक सहजता थी, विश्वास और सादगी जो मन मोह रही थी। मेरे लिए एकदम नया अनुभव था यह। उसकी बातों में कुछ अनजाना सा, कुछ विचित्र सा रस था और आंखों में सम्मोहन सचमुच का था या फिर मुझे दिख रहा था, नहीं कह सकती। अपने विषय के अतिरिक्त उसे अन्य अनेक विषयों में रुचि थी। ज्ञान था, जानने की तलब थी, साथ ही था हास्य का पुट।
जो एक साधारण सी बात को भी रोचक बना देता था। हमारी बातों से आसपास बैठे लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए हम जरा पीछे हट कर जा बैठे। फंक्शन के बाद जलपान का भी इंतजाम था। उसके बाद की सोचकर मुझे मायूसी हो रही थी कि अभी व्यास जी आकर इसे ले जाएंगे तो क्या हम दोबारा नहीं मिलेंगे। चाह कर भी पहल करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, पर बुरा भी लग रहा था। इसी दुविधा में थी कि उससे पूछा, यहाँ कोई अच्छी सी पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है जहाँ का मेंबर बना जा सके। पब्लिक लाइब्रेरी का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारे कॉलेज का अपना बड़ा सा पुस्तकालय है जिसमें कोर्स की किताबों के अलावा अन्य पुस्तकों का भी भंडार है। मैंने उससे कहा कि जब तक पब्लिक लाइब्रेरी का पता ना चले तब तक वह कुछ चुनिंदा पुस्तकों के नाम बता दे तो मैं अपने पुस्तकालय से ला दूंगी। इस तरह पुस्तकें देने और लौटाने के निमित्त हम अक्सर मिलने लगे। तेज बहाव से एक पत्ता जैसे अक्ष में बहता चला गया। कुछ वैसी ही स्थिति हो रही थी मेरी। मैं अपने भीतर के बदलाव को महसूस कर रही थी, तो भला श्रद्धा की निगाहों से कैसे छुप सकता था, और मैं भी कहाँ छुपाना चाहती थी। जब मैंने उसके आगे अपना मन उड़ेला तो उसका हैरान होना वाजिब था। क्या आपको भी लगता है कि दो जनों को मिलाने में, उनमें आपसी आकर्षण पैदा करने में कहीं किसी उच्चतर शक्ति का हाथ होता अवश्य है? क्या उस दिन व्यास जी का ऋषि को मेरे पास छोड़ जाना महज एक इत्तेफाक था अथवा विधाता की पूर्व योजना? इतने लोगों में क्यों किसी एक की ही ओर अवश्य खींचे चले जाते हैं आप? लगता है बस इसी का तो इंतजार कर रहे थे अब तक। रूप लावण्य विरासत में मिला था मुझे। स्वभंवरों की तरह मंडराने वाले लड़कों की कमी नहीं थी कॉलेज में, परंतु कभी किसी की ओर ऐसा आकर्षण महसूस ही नहीं किया मैंने। विवाह के नाम से बिदकती थी मैं, और अब लगता है कि ऋषि के बिना तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। सप्ताह भर तो हम अपने अपने काम में व्यस्त रहते, पर रविवार की शाम इकट्ठे गुजारते। कभी लंबी ड्राइव पर जाते तो कभी फिल्म देखने, कभी किताबों के स्टोर पे घुसकर किताबें चुनते रहते। शाम संग गुजारने का उत्साह सुबह से ही हावी हो जाता। सुबह से तैयारी शुरू हो जाती, बाल धोने से लेकर कपड़ों के चुनाव तक सब शाम के नाम होता। सजने संवरने को मन करने लगा। नए कपड़े लेने की जरूरत महसूस हुई। अपने उत्साह में मुझे यह भी ध्यान नहीं रहा कि पिछले इतवार मम्मी पापा का टेलीफोन नहीं आया। मोबाइल तो तब शुरू हो चुके थे, परंतु हर हाथ में मोबाइल वाली स्थिति अभी तक नहीं आई थी। हर रविवार सुबह 11 और 12 बजे के बीच घर से फोन आना तय था। 2 दिन और भी बीत गए। जब मुझे याद आया तो वार्डन से अनुमति लेकर मैंने घर पे फोन किया, तो पता चला कि पापा को हार्ट अटैक हुआ है और वो आईसीयू में हैं। मुझे इसलिए सूचना नहीं दी गई कि मेरी पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो, परंतु मुझे मालूम होते ही मैं बैग में कपड़े डालकर फौरन निकल पड़ी। जब मैं पहुंची तो उसी दिन पापा को कमरे में लाया गया था। फिलहाल खतरा टल चुका था। इतने दिनों से माँ अकेली ही घर और अस्पताल की भागदौड़ कर रही थी, इसलिए मैंने उन्हें घर भेज दिया और पापा की जिम्मेदारी स्वयं ले ली। रात के 10 बज चुके थे। डॉक्टर अपना राउंड लगाकर जा चुके थे। नर्स भी दिन की आखिरी खुराक देकर मरीज के सोने की पूरी तैयारी कर गई थी। लगा पापा भी अब सो जाएंगे, तो मैंने अपने लेटने की तैयारी की। दिन के सफ़र से थकी थी, इसलिए लेटते ही झपकी सी आने लगी। तभी पापा की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। मैं फौरन उठ बैठी, यह सोचकर कि पापा को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, पर मैंने देखा कि पापा धीमे स्वर में किसी से मोबाइल पर बातें कर रहे हैं। कुछ दवाइयों का असर था और कुछ कमजोरी भी थी। पापा ने शीघ्र ही गुड नाइट कहकर बात समाप्त कर दी। दूसरे दिन ठीक उसी समय उनका मोबाइल फिर बजा और पापा ने फौरन उठा लिया, मानो उसी के इंतजार में हूँ। मैंने सोचा मम्मी का होगा, लेकिन पाया कि वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे, और इस तरह कि जैसे सुनने वाले की अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर हो, और बीच बीच में किसी अनजानी भाषा के शब्द सुनाई दिए। बात करने का लहजा और स्वर की कोमलता ऐसी दिखी जो मैंने कभी भी महसूस नहीं की थी और ना ही सुनी थी, पर स्पष्ट रूप से कुछ पूछ नहीं पाई। पापा ठीक हो रहे थे। अगले दिन उन्हें बैठाया गया और कमरे में चलने को भी कहा गया। अधिकतम समय मैं पापा के पास ही बनी रहती। वह मेरी पढ़ाई, हॉस्टल के जीवन के बारे में जानने को उत्सुक रहते। मैंने सोचा ये अच्छा अवसर है ऋषि के बारे में बताने का।
मैंने थोड़ा थोड़ा करके बताना शुरू किया ताकि उन्हें धक्का ना लगे। उनसे ऋषि की बात की। मम्मी पापा उससे विवाह करने की अनुमति ना देते तो पता नहीं क्या करती, परंतु उनका मन रखने के लिए मैंने इतना अवश्य कहा कि यदि आप चाहेंगे तो ही मैं यह विवाह करूंगी, अन्यथा नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी से विवाह करने की अनुमति नहीं दूंगा? पापा के मुख से बेसाख्त निकला, पर फिर उसके बाद वह एकदम चुप हो गए। इस क्यों का उत्तर तो नहीं था मेरे पास, पर मुझे डर अवश्य था कि वह अपने चुने लड़के से मेरा विवाह करना चाहेंगे, और अब इस मौन से मैं और भी डर गई। अगले दिन चाय के समय पापा ने बात स्वयं छेड़ी। बात उन्होंने फिर कल वाला वाक्य दोहराकर शुरू करी, और फिर कुछ पल के लिए मौन हो गए। जिस दुख को मैंने जिंदगी भर भुगता है, जो अन्याय मेरे साथ हुआ है, वही तुम्हारे साथ कैसे कर सकता हूँ? पापा यूं बोल रहे थे मानो वह जिंदगी भर की भागदौड़ से दूर कहीं एकांत में अपने विगत जीवन की परिक्रमा कर रहे हों। रुक रुक कर बोले गए शब्द अतीत के गर्भ में खो गया सा एक कालखंड टुकड़ों में बाहर निकल रहा था। नौकरी में आते ही मुझे जापान जाने का अवसर मिला। विदेश जाने का पहला अवसर था तो घबराहट हो रही थी। सौभाग्यवश वहां वसुकी मिल गया। सहकर्मी, बहुत सहारा दिया था उसने। काम तो सिखाया ही, मन लगाने के लिए घुमाने के लिए भी ले जाता था। वहाँ लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे, सो जापानी बोलना भी सिखाया। छुट्टी के दिन अपने घर ले जाता। मुझसे बहुत स्नेह रखते थे उसके घर के सब सदस्य। बुद्ध के भक्त, और बुद्ध का संबंध भारत से, सो भारत में भी रुचि थी उन लोगों की। मैंने भी उनकी संस्कृति के बारे में जाना समझा। वसुकी की छोटी बहन थी यूकी, इतनी अपनी सी पहचानी सी। कहते हैं मन की आवाज कभी गलत नहीं होती। पूर्व जन्म के संबंध सच में होते हैं क्या? हमारी तरह परंपरावादी है जापानी समाज भी। हाँ, भोजन का फर्क है। एक दिन में ही नहीं पनपा था हमारा प्यार, लंबा समय लग गया था, वर्ष से ऊपर, तभी शायद इतना गहरा बैठा था। उसके पिता नहीं थे, भाई का निर्णय ही अंतिम था, और उसे कोई आपत्ति नहीं थी, उनकी माँ को भी नहीं। मैंने बाबा को लिख दिया था पत्र में। यह गलती हो गई थी। वो मेरे लिए दुल्हन तो ढूंढ ही रहे थे, सो एक जगह बात भी पक्की कर दी। मैं छुट्टी में घर आया तो तारीख भी तय हो चुकी थी। मैं लौटकर गया ही नहीं, त्याग पत्र दे दिया। क्या मुंह दिखाता वसुकी को, उसकी बहन यूकी को। मेरे लिखे अनेक पत्रों के पश्चात आया यूकी का जवाब। धोखा दिया था मैंने उसे, वो मुझे माफ कर दे, बस इतना चाहता था। पर मेरे साथ कम धोखा हुआ था क्या? समझती थी यूकी, जानती थी हमारे समाज को। विवाह ही नहीं किया उसने आज तक। कम से कम स्वयं को अपराधी तो महसूस नहीं करती मेरी तरह। मैं तो 2 स्त्रियों का अपराधी हूँ, तुम्हारी माँ के प्रति कम अपराधी नहीं। पहली ही रात मैंने बता दिया था सब उसे। चाहे तो मैं उसे स्वतंत्र कर सकता हूँ, मैंने उससे कहा था। पर इससे क्या होता? यह वो समय नहीं था कि दोबारा विवाह हो जाता उसका। आज भी कहाँ सरल है। एक बार अग्नि के फेरे ले लेने से स्त्री का जीवन पति के साथ ही जुड़ जाता है, मजबूती से। मेरे छोड़ देने से परित्यक्तता की मोहर लग जाती उस पर, दाग लग जाता उसके माथे पर। दंड पाती समाज से, परिवार से, बिना कसूर के ही। नहीं बताने से उसका दुख कम हो जाता क्या? पर मैं अपने संबंध की शुरुआत ईमानदारी से करना चाहता था। हमारे सपनों को तहस नहस करने के पीछे किसी विलन टाइप व्यक्ति का हाथ हो, यह कतई नहीं जरूरी। महज परिस्थितियां ही जिंदगी का रूप बदल सकती हैं, और हम बेबस खड़े देखते रह जाते हैं। किस पर निकाले क्रोध? पूरी ईमानदारी से निभाया था यूकी ने अपना प्यार। क्या दोष था तुम्हारी माँ का? यदि प्यार करना ही अनैतिकता है तो उसने वो अपराध भी नहीं किया था, मेरी अथवा यूकी की तरह। फिर भी क्या पाया उसने जीवन में? सब कर्तव्य पूरे करके भी। और मैं, किससे छल किया मैंने? फिर भी 2 स्त्रियों का अपराधी बन गया। यह तो स्त्री हृदय की विशालता है कि इन दोनों ने मुझे कटघरे में खड़ा नहीं किया। मेरे हिस्से का दंड भी स्वयं भुगत लिया। माँ पिताजी भी शायद संस्कारों से बंधे अपनी समझ के अनुसार ठीक ही कर रहे थे, पर बेटे की खामोशी का दंड उन्होंने भी भोगा। सभी अपना कर्तव्य निभा रहे थे, सबने अपना अपना दंड भुगता। पर किस अपराध के लिए? तुमसे एक गुजारिश है, यदि मुझे कुछ हो जाए तो अपनी माँ का पूरा ख्याल रखना, उसे वो सब खुशियाँ देना जो मैं नहीं दे पाया। और हाँ, तुम ऋषि की बात कर रही थी ना? दूसरे शहर में रहती हो,
क्या सोचती हो कि मैं तुम्हारी खोज खबर नहीं रखता? मैं जानता हूँ तुम दोनों की दोस्ती के बारे में, और मैंने उस लड़के की पूरी छानबीन भी की है। बहुत नेक और मेहनती है वो, भला इंसान है और तुमसे प्यार भी करता है। यही बात सबसे ज़्यादा महत्व की है। वह किस जाति और धर्म का है, क्या भाषा बोलता है, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है?